टिया कंप्यूटर के इस अनोखी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं हितेश सिंह और आप देख रहे हैं टेक्निकल कॉम चैनल। आज के इस अध्याय में हम टैली में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को पढ़ेंगे जिसका नाम है पॉइंट ऑफ सेल। एक्चुअल में पॉइंट ऑफ सेल एक वाउचर होता है जिसका हम प्रयोग मल्टीपल पेमेंट के लिए करते हैं। इस चीज़ को थोड़ा एक्सप्लेन करके हम समझते हैं। जैसे हम अभी तक सेल वाउचर का प्रयोग टैली में जब कर रहे थे तो सेल वाउचर का हम प्रयोग तब कर रहे थे जब हमें किसी भी व्यक्ति को कैश इन हैंड या बैंक के माध्यम से या उधार माल बेचना हो। लेकिन आज की क्लास में हम पॉइंट ऑफ सेल का अध्ययन कर रहे हैं, तो आखिर इसका क्या उपयोग होगा बिजनेस में, इस बात को जान लेना आवश्यक है। देखिए, जब विक्रेता माल को बेचता है अपने व्यापार से और जब उसे कोई क्रेता खरीदता है तो वो जब भी खरीदे हुए माल का पेमेंट दुकानदार को करता है तो उसके अलग अलग मेथड भी हो सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि हमने 20,000 रुपये का कोई सामान किसी व्यक्ति को बेचा और सामने वाले व्यक्ति ने हमें 20,000 रुपये किसी एक माध्यम से न दे करके बल्कि अलग अलग माध्यमों का प्रयोग करके दिया। जैसे 20,000 रुपये कैश दे देता अगर, तो उसे हम सेल कहते। लेकिन पॉइंट ऑफ सेल वाउचर में क्या होता है कि 20,000 रुपये का हमने माल बेचा और 20,000 रुपये हमें अलग अलग मेथड से मिल रहा है। ऐसा हो सकता है ना कि 5,000 रुपये कैश मिल रहा हो, 10,000 रुपये बैंक के माध्यम से मिल रहा हो, 1-2 हज़ार रुपये उधारी लगा दी जा रही हो। तो इस तरह की जो चीजें आती हैं, यानी पेमेंट के अगर माध्यम 2 या 2 से अधिक हो जाते हैं तो यह कार्य सेल वाउचर के जरिए नहीं हो पाता। इसके लिए हमें पॉइंट ऑफ सेल का प्रयोग करना पड़ता है। तब हम समझ चुके हैं कि अगर हम माल को बेचते हैं तो सेल वाउचर के जरिए भी बेच सकते हैं और पॉइंट ऑफ सेल वाउचर के जरिए भी बेच सकते हैं। लेकिन दोनों में फर्क बस ये है कि अगर पेमेंट किसी एक मेथड से प्राप्त हो रहा है तो सेल वाउचर का प्रयोग करेंगे, और अगर हमें पेमेंट 2 या 2 से अधिक माध्यमों से प्राप्त होता हो तो उस समय हम पॉइंट ऑफ सेल वाउचर का प्रयोग करेंगे। इस बात को थोड़ा और एक्सप्लेन करके समझते हैं। जैसे मान लीजिए जब हम अपने व्यापार या व्यवसाय में माल को बेचने के बाद उसका भुगतान किसी एक ही विधि द्वारा लेते हैं। देखिए, यहाँ पर क्लियर कहा जा रहा है कि जब हम अपने व्यापार या व्यवसाय में माल को बेचने के बाद उसका जो भुगतान है, जो भी अमाउंट है जितने का हमने माल बेचा है, उसका भुगतान किसी एक ही विधि द्वारा लेते हैं। यानी एक ही विधि में कोई भी विधि हो सकती है, बाई कैश हो सकता है, उधार हो सकता है, बाई बैंक हो सकता है, कोई भी एक ही विधि होगी। तो उस दौरान सेल वाउचर का प्रयोग किया जाता है, जिसका प्रयोग हम पहले भी कर चुके हैं। सेल वाउचर में हम ऊपर ले लेते हैं अकाउंट में कैश, बैंक या कोई भी एक अकाउंट ले सकते हैं और उस माध्यम से हम पेमेंट प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन अगले कंडीशन में क्या कह रहा है कि जब हम अपने व्यापार या व्यवसाय में माल को बेचने के बाद, यानी यहाँ पर भी माल बिक रही है लेकिन उसके बाद अगर उसका भुगतान, यानी जो भी अमाउंट का हमने माल बेचा है उसका भुगतान भिन्न भिन्न तरीकों से लेते हैं, यानी अब एक ही तरीके से हम नहीं ले रहे हैं पैसा, भिन्न भिन्न तरीके से लेते हैं, तो उस दौरान पॉइंट ऑफ सेल वाउचर का प्रयोग किया जाता है। देखिए, मॉल वगैरह से भी जब हम माल आजकल खरीद रहे हैं तो वहां पर पॉस इनवाइसिंग की जाती है। पॉस इनवाइसिंग क्यों की जाती है? वही पॉइंट ऑफ सेल को ही पॉस कहते हैं शॉर्टकट में। देखिए, पॉस इनवाइसिंग क्यों की जाती है? क्योंकि मॉल में अगर हम चाहते हैं तो जो भी हमने वस्तु परचेज की है उसको हम क्या कर सकते हैं, उसका जो पेमेंट है बाई कैश भी दे सकते हैं और बाई बैंक के जरिए भी दे सकते हैं या मल्टीपल पेमेंट भी हम कर सकते हैं। तो हमारे टैली पर या हमारे कंप्यूटर पर कोई ऐसी वाउचर होनी चाहिए जिससे हम 2 विधि से चाहे तो भी पेमेंट ले लें, एक विधि से चाहे तो भी पेमेंट ले लें, मल्टीपल पेमेंट अगर मेथड यूज करना चाहते हैं तो भी हम कर लें। इन सब चीजों के लिए पॉइंट ऑफ सेल वाउचर पढ़ना हमारे लिए आवश्यक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके काम के दृष्टिकोण से, इसलिए आप इसको जरूर समझिए। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे कहा जा रहा है कि जैसे यदि हम एक कंप्यूटर को क्रय और विक्रय करने का व्यापार करते हैं। अब मैं आपको एक उदाहरण देकर समझा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि हमें समझने के लिए कोई ना कोई एक उदाहरण की आवश्यकता पड़ेगी। अभी हम ये मान लेते हैं कि मैं एक कंप्यूटर का विक्रेता हूं जो कंप्यूटर को क्रय करता हूं और कंप्यूटर को बेचता हूं आय अर्जित करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जैसे यदि हम कंप्यूटर को क्रय और विक्रय करने का व्यापार करते हैं और उस दौरान हमने अपने व्यापार से किसी मोहित नाम के व्यक्ति को, अब कोई भी व्यक्ति हो सकता है, यहाँ पर हम मोहित को ले लेते हैं, कि अपने व्यापार से किसी मोहित नाम के व्यक्ति को एक लैपटॉप 50,000 रुपए में बेच दिया। अब यहाँ पर बात समझिएगा कि हमने एक कंप्यूटर का दुकान किया है, हम कंप्यूटर का व्यापार करते हैं, क्रय विक्रय करते हैं और हमने अपने दुकान से मोहित को 50,000 रुपए का एक लैपटॉप बेच दिया है। अब ये कौन सी बड़ी बात है? तो आप तुरंत जाएंगे और सेल वाउचर में एंट्री करेंगे, ऊपर मोहित लेंगे या बाई कैश लेंगे
और आप लैपटॉप क्या करेंगे, बेच देंगे। लेकिन यहाँ पर कुछ कंडीशन और है जो पॉइंट ऑफ सेल के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि लेकिन मोहित ने हमें पैसा निम्न विधियों द्वारा दिया है। देखिए यहाँ तक तो बात क्लियर बात थी कि सेल वाउचर की बात है, लेकिन यहाँ पर मोहित क्या कर रहा है कि हमें पैसा एक विधि द्वारा नहीं दे रहा है, बल्कि मोहित हमें निम्न विधियों द्वारा पैसा दे रहा है। वो कौन कौन सी विधियां हैं? तो कह रहा है कि भाई जो मोहित को 50,000 रुपए का हमने लैपटॉप बेचा था, तो मोहित ने हमें 50,000 रुपए दे तो दिए हैं, लेकिन कैसे दिए हैं? तो कैश 20,000 रुपए दिया है। अच्छा, मोहित ने 20,000 रुपए हमें कैश दे दिए। डेबिट कार्ड से 15,000 रुपए दिया है। अब डेबिट कार्ड क्या होता है, पहले ये समझ लेते हैं कि कैसे कैसे पेमेंट मिला है, फिर हम आपको ये पॉइंट भी समझा देते हैं। चेक से हमें 14,000 रुपए प्राप्त हुआ है और गिफ्ट वाउचर से 1,000 रुपए प्राप्त हुआ है। तो देखा जाए तो 20,000, 15,000, 14,000 और 1,000, यानी हमें 50,000 रुपए तो प्राप्त हो ही गए हैं। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो पेमेंट एक मेथड से नहीं मिला हुआ है हमको, पेमेंट दो या दो से अधिक मेथड यूज हो गए हैं। तो अब यही कंडीशन तो बताया गया था आपको पोस्ट वाउचर में कि जब हम दो या दो से अधिक तरीके से पेमेंट प्राप्त करते हैं तो उस समय हम पोस्ट वाउचर यूज करते हैं, और अगर पेमेंट किसी एक विधि द्वारा प्राप्त होता हो तो वहां पर सेल वाउचर का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पर क्या क्या चीजें हम नहीं जानते हैं या जानते भी हैं तो थोड़ा समझ लेते हैं। कैश क्या है? कैश को तो हम समझते हैं कि नकद रुपए हमको कैश गिन करके मिल गया होगा। डेबिट कार्ड क्या होता है? देखिए डेबिट कार्ड को ही एटीएम कार्ड कहते हैं। जो हमारे पास एटीएम कार्ड होता है ना, उसी को हम डेबिट कार्ड कहते हैं। अब क्रेडिट कार्ड भी एक कार्ड होता है। देखिए डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड क्या होता है, दोनों में एक फर्क होती है। डेबिट कार्ड वह कार्ड होता है जो आपके अकाउंट से बैलेंस को निकालेगा, यानी अगर आप एटीएम मशीन के पास जाते हैं और वहां से डेबिट कार्ड का प्रयोग करके अगर आप कैश निकालते हैं, विड्रॉ करते हैं, तो आपके अकाउंट से वो पैसा डिटेक्ट होगी। लेकिन एक बैंक क्रेडिट कार्ड भी दे देता है आपके गुडविल को देखते हुए कि अगर आप एक अच्छे व्यक्ति हैं कैश के मामले में। अब आप कितने अच्छे उससे मतलब बैंक को तो है नहीं, मतलब इससे है कि आपका अगर जो गुडविल है बैंक के पास वो अच्छी है फाइनेंस के मामले में, तो आपको एक क्रेडिट कार्ड भी दे देता है। अक्सर सरकारी नौकरी करने वालों को क्रेडिट कार्ड दे दी जाती है क्योंकि हर महीने उनको फिक्स एक अमाउंट मिलती रहती है। लेकिन कुछ प्राइवेट लोगों को भी बैंक क्या करता है, क्रेडिट कार्ड दे देता है उनके गुडविल को देखते हुए। तो डेबिट कार्ड क्या करता है कि आपके अकाउंट से कैश विड्रॉ करेगा, ठीक है। और क्रेडिट कार्ड क्या करता है, क्रेडिट में ऋण भी होती है ना, तो क्रेडिट मतलब क्या होता है कि हम बैंक के अकाउंट से पैसा निकालेंगे। मतलब आप समझ रहे हैं, बैंक हमें ऋण दे देगा, हमारे अकाउंट में पैसा हो या ना हो, लेकिन बैंक हमें वो ऋण दे देगा जितना रुपया हम क्रेडिट कार्ड से निकालेंगे। क्रेडिट कार्ड की वैल्यू घटती और बढ़ती रहती है। जैसे हर व्यक्ति की क्रेडिट होती है ना बाजार में, किसी को 10,000 रुपए तक का सामान मिल पाता है बाजार से, किसी को 15,000 रुपए तक का सामान बाजार से मिल पाता है। तो हर व्यक्ति की क्रेडिट कम ज्यादा होती है। कोई जरूरी नहीं है कि आज किसी व्यक्ति को 20,000 रुपए का उधार माल बाजार से मिला हुआ है तो आगे भी 20,000 रुपए का माल मिलेगा। अगर उसने अपने गुडविल को मैनेज करके रखा, मेंटेन करके रखा है, मतलब समय से अपने ऋण का भुगतान किया हो, तो उसके क्रेडिट की वैल्यू बढ़ेगी, अगली बार उसको 25,000 रुपए का उधार सामान मिल जाएगा। लेकिन अगर उसने अपनी क्रेडिट खराब कर ली तो 20,000 रुपए का उसने माल खरीदा, उसने कहा 10 दिन बाद हम पैसा देंगे और उसने न दिया, तो उससे उसकी क्रेडिट क्या होती है, खराब होती है। और जब क्रेडिट खराब होती है तो उसकी गुडविल क्या होगी, घटेगी। और हो सकता है कि अगली बार जो 20,000 का सामान उसको मिला था, अब अगली बार 5,000 रुपए का सामान भी लेने में उसको प्रॉब्लम हो। तो इसलिए क्रेडिट को मेंटेन करके रखना पड़ता है। तो बैंक भी आपकी क्रेडिट को देखते हुए, कैश फ्लो को देखते हुए, जो अभी आप कैश ट्रांजैक्शन बैंक से करते हैं उसके आधार पर आपको क्रेडिट कार्ड इशू कर देती है। तो ये बिल्कुल टेंशन लेने की बात नहीं है कि डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड क्या होती है, दोनों सेम होता है। बस डेबिट कार्ड हमारे अकाउंट से, जो भी बैंक में हमारा अकाउंट है उससे हमारा कैश विड्रॉ करेगा, और क्रेडिट कार्ड जो होता है वो बैंक से हमें ऋण तत्कालिक प्रदान करा देता है, जिसका भुगतान हमें बैंक को कर देना होता है। अब बात आती है चेक। चेक क्या होता है? चेक को आप जानते होंगे कि चेक एक मतलब उसको आप ये कह सकते हैं कि एक आदेश पत्र होता है जिस पर एक खाता धारक जो भी अमाउंट लिखता है वह अमाउंट का भुगतान बैंक द्वारा कर दिया जाता है। इसको हम आदेश पत्र कह सकते हैं कि जिसका भी अकाउंट है वो एक आदेश जारी करता है कि हमें हमारे अकाउंट से इतना पैसा इस व्यक्ति को दे दिया जाए या इस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाए। तो यहाँ पर आप देखिए मोहित ने हमें चेक भी दिया हुआ है 14,000 रुपए का, ठीक है। एक डीडी भी होता है, डीडी और चेक दोनों भी एक तरह का मांगी पत्र है। डिमांड ड्राफ्ट को भी आप जानते होंगे, डीडी मांग पत्र, वो भी चेक की जैसा ही होता है, लेकिन वो किसी स्पेशली कंपनी के लिए या जिसका एक करेंट अकाउंट बैंक वगैरह में होता है उसके लिए वो इशू किया जाता है। थोड़ा सा फर्क है, इसलिए उसका नाम डीडी और इसका चेक कहा जा रहा है। लेकिन इस कंडीशन में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। हम एक तरह का मांग पत्र दे रहे हैं, मोहित द्वारा हमें मांग पत्र मिल रहा है और हम 14,000 रुपए बैंक से मोहित के अकाउंट से निकाल सकते हैं और ले सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है गिफ्ट वाउचर की। गिफ्ट वाउचर क्या होता है? तो देखिए कंपनियां क्या करती है ना कि अपने माल को सेल करने के लिए गिफ्ट वाउचर हमें देती है। अब इस चीज को थोड़ा एक्सप्लेन करके हम समझते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए कि हमने 30,000 रुपए या 40,000 रुपए का माल परचेज किया,
तो अक्सर हमारे माल को खरीदते समय हमारी एक आदत होती है, हम लोगों की एक आदत होती है कि हम लोग डिस्काउंट जरूर चाहते हैं। हम लोग कहते जरूर है डिस्काउंट मिले या ना मिले, लेकिन हम इस बात को जरूर कहते हैं कि कुछ कम करिए या डिस्काउंट कीजिए। तो उस अवस्था में क्या होता है कि दुकानदार कहता है कि सर डिस्काउंट नहीं हो पाएगा, तो आपको थोड़ा बुरा लग जाएगा। तो वो करता क्या है कि आपको भी खुश रखना चाहता है और मतलब अपनी इनकम भी जनरेट करना चाहता है। तो वो करता क्या है कि आपको एक गिफ्ट वाउचर दे देता है। देखिए इसको मैं बिजनेस पर्पज से आपको समझा रहा हूँ कि गिफ्ट वाउचर क्यों बहुत महत्वपूर्ण है। गिफ्ट वाउचर जब आपको दे दिया जाएगा, जैसे आपने 30,000 रुपए का माल खरीदा, ध्यान से समझिएगा, और आपको हमने 1,000 रुपए का गिफ्ट वाउचर दे दिया। आपने हम ही से मान लीजिए माल खरीदा और हमने आपको 1,000 रुपए का गिफ्ट वाउचर दे दिया। तो वो अब 1,000 रुपए का गिफ्ट वाउचर क्या होगा, अब हम आपसे ये कहेंगे कि देखिए अगर आप 7 दिन के अंदर हमारे यहाँ कोई भी रकम की खरीदारी करते हैं, लेकिन वह रकम 5,000 रुपए से अधिक होनी चाहिए, तो आपको 1,000 रुपए की हम क्या करेंगे, छूट देंगे। अब होता क्या है कि आपको गिफ्ट वाउचर ले लिए, अब आप भी खुश हो गए कि चलिए हमको 1,000 रुपए एक तरह से क्रेडिट के तौर पर मिला हुआ है, और इस 1,000 रुपए का हम उपयोग कब कर सकते हैं, जब अगली बार इनके हम सामान खरीदने आएंगे तो इस 1,000 रुपए का हम यूज कर सकेंगे। तो अभी तो हमने जो माल 30,000 रुपए का बेचा वो तो बेच दिया, उसमें तो मैंने एक भी रुपए नहीं छोड़ा, हमने आपको गिफ्ट वाउचर दे दिया। अब उससे हमें क्या प्रॉफिट है वो देखिए। अब होगा क्या कि उस गिफ्ट वाउचर को आप विड्रा करने के लिए आप जरूर हमारे यहाँ 7 दिन के अंदर माल क्रय करने आएंगे, ये कंफर्म है। नहीं तो 7 दिन के बाद वो जो गिफ्ट वाउचर था वो बेकार हो जाएगा। इन दिस केस अगर आपको माल नहीं भी खरीदना है तो आप अपने दोस्त साथी के साथ चले आएंगे हमारे दुकान पर, लेकिन आप आएंगे जरूर। क्यों आएंगे, क्योंकि आपको तो ये ध्यान में है ना कि हमारा 1,000 रुपया गिफ्ट वाउचर से पेमेंट होने वाला है। इसलिए इस बात को हमेशा ध्यान रखिए कि गिफ्ट वाउचर देने से 2 फायदे हैं दुकानदार को। पहला तो ये फायदा है कि अभी आपको डिस्काउंट नहीं दिया गया। दूसरा ये फायदा है कि अगर आप डिस्काउंट लेंगे तो अगली बार भी आपको माल क्रय करना पड़ेगा और एक निश्चित समय में करना पड़ेगा, खरीदना पड़ेगा। जैसे अगर 5,000 लोग हमारे यहाँ माल क्रय करने आए हों और हमने सबको एक एक गिफ्ट वाउचर दे दिया हो, तो निश्चित है कि वो 7वें दिन के अंदर अंदर फिर वो 5,000 लोग हमारे यहाँ जनरेट होंगे और फिर से हम उनको माल सेल करेंगे। तो इस बार का जो 30,000 का हमने माल बेचा था और बाद में जो 5,000 का माल उसको मैंने बेचा था, तो 35,000 रुपए पर हमने 1,000 रुपए डिस्काउंट किया ना। तो इससे दुकानदार को 2 तरह से फायदे होते हैं कि पहले तो कस्टमर जनरेट होते हैं और दूसरा कस्टमर भी खुश रहता है, और कस्टमर को बुलाना नहीं पड़ता, कस्टमर खुद चला आता है, बल्कि दूसरे को भी लेकर के आपके यहाँ आ जाएगा, क्योंकि उसको अपना गिफ्ट वाउचर क्या करना है, विड्रॉ करना है। तो यहाँ पर मोहित को पहले से गिफ्ट वाउचर हमारे यहाँ से प्राप्त हुआ था और गिफ्ट वाउचर वो हमें पे कर रहा है 1,000 रुपए के लिए, ठीक है। मतलब गिफ्ट वाउचर हमें दे रहा है और उसके जरिए हम 1,000 रुपए उसको देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से मोहित ने हमें सारा पैसा तो दे ही दिया है। तो अब इस बात को समझना है कि इसकी बिलिंग हम कैसे करें। लेकिन एक बात और ध्यान दीजिए कि कोई जरूरी नहीं है कि सारे दुकानदार गिफ्ट वाउचर की सुविधा रखते हैं। तो ये चीज आपको टेली में समझाया जाएगा कि आप वाउचर की सर्विसेज कैसे कम और ज्यादा करेंगे। इसलिए आज की क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है काम के दृष्टिकोण से, क्योंकि हर जगहों पर आप देखिए ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा आ गई, डिजिटल इंडिया हो गया हमारा, जहां पर हम लोग बहुत ज्यादा पेमेंट कैश के जरिए नहीं बल्कि ऑनलाइन पेमेंट के जरिए कर रहे हैं। कोई भी अब बहुत ज्यादा पैसा, आपको कार खरीदना है तो बहुत सारा पैसा लेकर के तो आप जाएंगे नहीं कार खरीदने, आप क्या करेंगे, कुछ पैसे कैश ले लेंगे, बाकी चीजें ऑनलाइन ट्रांसफर कर लेंगे। तो अब जो बिलिंग करने वाला व्यक्ति उसके लिए तो एक प्रॉब्लम होगी ना कि वो कैश में बिलिंग करे कि बैंक से बिलिंग करे, तो या अलग अलग बिलिंग करे, ऐसा नहीं होता, एक ही बिलिंग में सारी चीजें डाल दी जाती हैं। तो ये चीज आज हम सीखेंगे पॉस्ट इनवॉइसिंग से, इसलिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम चलते हैं, इसको प्रश्न आप समझ चुके हैं, अब चलते हैं हम लोग टैली पर इस चीज को समझने के लिए। तो फिलहाल में हम डेस्कटॉप स्क्रीन पर आ चुके हैं और डेस्कटॉप स्क्रीन पर जो भी टैली का आइकन, इस पर हम डबल क्लिक करेंगे और टैली आपका खुल जाता है, ठीक है। अब टैली खुल रहा है हमारा, आप देख रहे होंगे, थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है क्योंकि ये प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर थोड़ा सा टाइम लेता है। अब देखिए यहाँ पर हम कहाँ जाते हैं, वर्क इन एजुकेशनल मूड में जाते हैं और इसके बाद हम सिल्वर मूड या गोल्डन मूड जो भी आप यूज करना चाहें, ये तो सिंगल यूजर और मल्टी यूजर के लिए होता है, हम फिलहाल में सिल्वर यूजर पे जाते हैं। और अब हमारे पास जो इंटरफेस है वो कंपनी इन्फो का है और यहाँ से हम सबसे पहले अपनी दुकान क्रिएट कर लेंगे, यानी हम कंपनी बना लेंगे। तो हम एक कंपनी बनाते हैं, क्रिएट कंपनी में हम जाते हैं और यहाँ से हम एक कंपनी अपनी बना लेते हैं, ठीक है। तो हम जो कंपनी बना रहे हैं वो जो कंपनी है वो बनाते हैं, मान लीजिए कि हम अपनी दुकान का ही बना लेते हैं, प्रिया कंप्यूटर सेल एंड सर्विस, ठीक है, सेल एंड सर्विस। देखिए समझाने के लिए हमें आपके लिए दुकान क्रिएट करना पड़ेगा, इसलिए हम एक दुकान क्रिएट कर ले रहे हैं, प्रिया कंप्यूटर सेल एंड सर्विस, ठीक है। आप देखेंगे ये सब जो चीजें हैं ना बिलिंग में आती हैं। एड्रेस हमारा मान लीजिए है मेन रोड आलमपुर बाजार, जो भी है वो हम आप लिख लेंगे, आप अपने दुकान का जो भी एड्रेस होगा या अपने कंपनी का जो भी एड्रेस होगा वो आप लिखेंगे, ठीक है। और इसके बाद आपकी जो जिस कंट्री में आपकी दुकान होती है, शॉप होती है, उसको हम यहाँ से चूज कर लेते हैं। तो हमारी जो कंपनी है वो इंडिया में है और ये स्टेट बिहार है और पिन कोड हम यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, टेलीफोन नंबर अगर आप हो तो मेंशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम अपना मोबाइल नंबर लिख देते हैं, ईमेल आईडी, वेबसाइट वगैरह भी आप दे सकते हैं।
इसकी कोई बहुत जरूरी नहीं होती है, आप जो भी जैसे कंपनी बनाना चाहें वैसे बनाइए। और जब आपकी कंपनी बन जाती है तब कुछ इंपॉर्टेंट लेजर्स हमें बनाने होते हैं, जैसे कि हमें सबसे पहले कुछ लेजर्स बनाने होंगे। पहला लेजर हम यहाँ बना लेते हैं कैपिटल का, और इसका अंडर हम कैपिटल ले लेते हैं, ठीक है। और अब दूसरा जो लेजर हम बना रहे हैं वो परचेज का बना रहे हैं। देखिए मैं आपको सारा स्टेप दिखा रहा हूँ। परचेज और इन्वेंट्री को यस रख रहे हैं क्योंकि हमें माल क्रय विक्रय करना होगा। दूसरा लेजर हम बना लेते हैं अगला सेल का, और इसका अंडर सेल लेते हैं। अब एक चीज और ध्यान देना होगा कि हमें जिस चीज से क्रय विक्रय करना है माल को, उसका भी अकाउंट हमारे पास होना चाहिए। हमारे पास कौन कौन सी चीजें हैं, देखिए हमारे पास एक कैश होता है, तो कैश का लेजर बाय डिफॉल्ट बना होता है। ये आप डिस्प्ले में देख सकते हैं कि कैश का लेजर बना होता है कि नहीं। तो आप क्लियर कर लीजिए कि कैश का लेजर बाय डिफॉल्ट पहले से बना होता है, कैश इन हैंड में होता है। इसको हम बैक कर ले रहे हैं। मैं आपको दिखाने के लिए ले गया कि कैश का लेजर हमें नहीं बनाना होता है क्योंकि कैश पहले से बना रहता है। अब यहाँ पर बैंक का हम एक लेजर बना लेते हैं और इसका अंडर हम बैंक ले लेते हैं। अगर आप पंजाब नेशनल बैंक में पैसा लेन देन करते हैं तो आप यहाँ पर पीएनबी अकाउंट का लेजर बनाइएगा, एसबीआई होगा तो एसबीआई का बनाइएगा। अभी हम किसी बैंक का नाम स्पेशली नहीं दे रहे हैं, हम सिंपल बैंक अकाउंट लिखकर एक्सेप्ट कर रहे हैं। अब अगला है हमारा गिफ्ट वाउचर। अब ये चीज को समझना होगा कि गिफ्ट वाउचर का हम अंडर क्या लें। तो गिफ्ट वाउचर का हम जो अकाउंट बना रहे हैं, भाई देखिए गिफ्ट वाउचर से भी तो हम लेन देन कर रहे हैं ना, 1000 रुपये हम डिस्काउंट कर रहे हैं, तो आखिर गिफ्ट वाउचर के जरिए तो कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर ये ध्यान देना पड़ेगा कि जो गिफ्ट वाउचर हम कर रहे हैं एक्चुअल में गिफ्ट वाउचर हमारा क्या है। तो अब आपको क्या लगता है गिफ्ट वाउचर क्या हो सकता है, हमारा सन्ड्री क्रेडिटर हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये एक तरह का लेनदार है। अगर आप हमारे यहाँ माल परचेज करने आए हैं और हमने आपको एक गिफ्ट वाउचर दे दिया है, तो एक तरह से वो गिफ्ट वाउचर लेनदार हो गया ना हमारे व्यापार के लिए। अगली बार जैसे ही आप गिफ्ट वाउचर लेकर आएंगे तो हमें उतने अमाउंट को आपको क्या करना होगा, देना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के इसका जो नेचर है वो कैसा है, लेनदार का है, इसलिए इसको हम सन्ड्री क्रेडिटर में रखते हैं। और इसका मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल को इसको यस रखिएगा और इंटर करते हुए इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। और भी कुछ लेजर्स अगर चाहिए होते हैं तो हम बाद में बना लेंगे। फिलहाल में हम कुछ लेजर्स बना चुके हैं और हम पीछे आते हैं। अब हमें कुछ इन्वेंट्रीज भी बनाने पड़ेंगे क्योंकि हमें माल को परचेज करना है। तो चूंकि हम कंप्यूटर का व्यापार कर रहे हैं तो यहाँ पर हम कंप्यूटर का एक ग्रुप बना लेते हैं और इसके बाद हम मेजरमेंट में 9 या पीस बना लेते हैं, ठीक है। और यहाँ के बाद हम कहाँ जाते हैं, देखिए आइटम में, ठीक है, कुछ आइटम भी बनाने पड़ेंगे। चलिए हम लैपटॉप का हमारा व्यापार था ना, लैपटॉप 50,000 का बेचा गया था मोहित को, उसी के अनुसार हम बनाते हैं। लैपटॉप मान लीजिए डेल का था, ठीक है, D9 करके कोई लैपटॉप है, हम ऐसे ही लिख दे रहे हैं, कोई भी मॉडल हम यहाँ पर दे नहीं रहे हैं। मान लीजिए कि हमारे पास कोई D9 डेल का लैपटॉप है और इसको हम कंप्यूटर के अंडर में लेंगे और इसको किसमें क्रय विक्रय करते हैं, नॉस में। इसको भी लेने के बाद आप एक्सेप्ट कर लीजिएगा, ठीक है। अब इसके बाद हमारा क्या आता है, अब जितने भी आइटम बनाने होंगे आप बना लीजिए उसी प्रकार से। अब वाउचर में हम जाते हैं। व्यापार को प्रारंभ करने के लिए व्यापार में कुछ पूंजी लगानी पड़ती है, इसलिए हम F6 दबाएंगे और यहाँ से ऊपर कैश लेंगे और नीचे कैपिटल लेंगे, ठीक है। और कैपिटल लेने के बाद यहाँ पर हम कुछ अमाउंट जो है अपनी कंपनी में लगा लेंगे जिससे हमारा व्यापार प्रारंभ हो जाएगा। अब कुछ माल को परचेज भी करना पड़ेगा क्योंकि देखिए एक बात समझ लीजिएगा कि पॉस वाउचर जो होता है वो परचेज में यूज नहीं होता। पॉस वाउचर जो यूज होता है वो सेल में यूज होता है। नाम से भी क्लियर होगा, पॉइंट ऑफ सेल, सेल से रिलेटेड है ना। तो यहाँ पर पहले परचेज हम कर लेते हैं, कैश इन हैंड खरीद लेते हैं, यानी उधार हम नहीं परचेज कर रहे हैं, कैश इन हैंड खरीद लेते हैं, ठीक है। और परचेज कर रहे हैं, क्या खरीद रहे हैं, लैपटॉप डेल का D9। अब क्वांटिटी आपसे पूछ रहा है तो यहाँ पर हम 5 पीस लिख दे रहे हैं और कितना हमने कितने का लाया है, रेट उसका पूछ रहा है तो हम 45,000 लिख देते हैं, ठीक है। 50,000 का हमने बेचा है ना तो 45,000 का परचेज ले लेते हैं, 5,000 की प्रॉफिट जनरेट होगी ना। और इसको हम क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। तब हम देखते हैं कि क्या हमारा स्टॉक में 5 पीस लैपटॉप आया। तो रिपोर्ट में स्टॉक समरी जैसे ही आप करते हैं तो यहाँ पर शो हो जाता है कि आपके पास जो कंप्यूटर है लैपटॉप डेल का D9 जो भी है वो 5 पीस है आपके पास, तो 45,000 का एक लैपटॉप आपका पड़ा हुआ है। टोटल वैल्यू 2,25,000 रुपए आपकी है लैपटॉप की। तो अब इसके बाद अब यहाँ तक तो हम समझ चुके हैं, माल को क्रय करना समझ चुके हैं। अब बेचना भी आप जानते होंगे कि हम सेल वाउचर में जाते हैं और सिंपली यहाँ पर कैश लेते हैं और बैंक से पेमेंट होता है तो बैंक लेते हैं और सेल कर देते हैं। हम जो भी बेचना है, एक पीस जो भी बेचना है उसको हम बेच देते हैं, ठीक है। तो हमारे अकाउंट में कैश इतना बढ़ जाता है और ये स्टॉक से इतना माल घट जाता है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि हमारे सवाल में ये दिया गया था कि मोहित को जो मोहित व्यक्ति है उसको जो भी हम लैपटॉप बेच रहे हैं वो लैपटॉप जब बेच रहे हैं तो मोहित हमको कैश 20,000 दे रहा है, डेबिट कार्ड से 15,000 दे रहा था, चेक से 14,000 दे रहा था और गिफ्ट वाउचर से 1,000 रुपए दे रहा था। तो ये चीज तो हम सेल वाउचर में कर नहीं सकते ना, क्योंकि देखिए टैली में कोई भी ऐसा वाउचर नहीं है जिससे मल्टीपल पेमेंट आप कर सकें। तो कुल मिलाकर के आप जानते होंगे कि F4 से कंट्रा, F5 से पेमेंट, ये सब वाउचर के कमांड है जो खुलते हैं। लेकिन यहाँ पर पॉइंट ऑफ सेल का कोई भी कमांड आपको नहीं पढ़ाया गया है।
तो अब यहाँ पर हमें क्या करना होगा कि एक वाउचर हमें क्रिएट करना पड़ेगा। एक्चुअल में अभी तक आपने जो भी वाउचर यूज किए वो सब वाउचर पहले से टैली में होते हैं। जैसे आपने पेमेंट वाउचर थोड़ी ना बनाया था, पेमेंट वाउचर टैली में था ना, F6 वाउचर जो भी हमारा रिसिप्ट है ये तो पहले से टैली में था, सेल वाउचर पहले से टैली में था। लेकिन आज हम वाउचर बनाना भी सीखेंगे कि वाउचर कैसे बनाते हैं और अपनी आवश्यकता अनुसार कैसे उसमें सर्विसेज बढ़ाते हैं और उसके बाद उसका प्रयोग करना हम सीखेंगे। तो सबसे पहले आज हम वाउचर बनाते हैं और चूंकि हमें पॉइंट ऑफ सेल वाउचर की आवश्यकता है तो हम पॉइंट ऑफ सेल वाउचर बनाएंगे। अब पॉइंट ऑफ सेल वाउचर कैसे बनाएंगे इसके लिए हम अकाउंट इन्फो में जाएंगे सबसे पहले, और नीचे आपको दिख रहा होगा वाउचर टाइप, क्लियर है? तो वाउचर टाइप में हम जाते हैं, याद रखिएगा अकाउंट इन्फो में जाते हैं गेटवे ऑफ टैली से, और यहाँ पर वाउचर टाइप में हम इंटर करेंगे। और यहाँ से देखिए अगर आपके टैली में जितने वाउचर हैं अगर देखना चाहते हैं तो डिस्प्ले में जाइए, अगर वाउचर में जो भी एडिट करना चाहते हैं तो अल्टर में जाइए। यहाँ से आप देख सकते हैं कि टैली में कौन कौन से वाउचर होते हैं, जैसे कंट्रा वाउचर होता है, क्रेडिट नोट होता है, डेबिट नोट होता है, डिलीवरी नोट होता है। ये जितने भी वाउचर है ना ये सब टैली में पहले से होते हैं। इसमें से कुछ वाउचर्स आप पढ़े होंगे, कुछ वाउचर आपको नहीं भी पता होगा, तो वो धीरे धीरे हम लोग टैली के जो भी वीडियो की सीरीज दे रहे हैं उसमें हम आपको पूरा बता ही देंगे। लेकिन यहाँ पर कहीं भी आप देखेंगे तो पॉइंट ऑफ सेल वाउचर जैसी कोई चीज नहीं है। अब हमें क्या करना होगा, हमें एक नया वाउचर क्रिएट करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, क्रिएट में जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर वाउचर टाइप क्रिएशन आ गया। अब आपको यहाँ से वाउचर क्रिएट करना होगा, तो कह रहा है वाउचर का नाम बताइए। अब आप समझ लीजिए कि यहाँ पर कौन सा नाम हमें लिखना है। जब आप कोई वाउचर खोलते हैं तो वाउचर के ऊपर जो ये रेड पट्टी पर जो नाम दिखता है ना, जैसे यहाँ सेल लिख रहा है, वही नाम पूछ रहा है कि आप किस नाम से वाउचर बनाना चाहते हैं। तो हम किस नाम से वाउचर बनाना चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं, रेड पट्टी पे क्या लिख के आए, हम चाहते हैं कि वहां लिख के आए पॉइंट ऑफ सेल। तो यहाँ पर आपको ये चीज लिखना पड़ेगा, पॉइंट ऑफ सेल। एलियास क्या होता है, क्या अब ये पूछ रहा है आपसे वाउचर कि, अब ये एक बात ध्यान दीजिएगा कि आप वाउचर क्रिएट कर रहे हैं तो वाउचर की सारी सर्विसेज आपको समझनी पड़ेगी। तो पॉइंट ऑफ सेल का एलियास यानी उपनाम भी कुछ है क्या, क्या इस वाउचर को किसी और नाम से आप जानते हैं? यदि हाँ तो आप एलियास लिखिए, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है। अब यहाँ पर मेन मुद्दा है टाइप ऑफ वाउचर का। अब देखिए हर व्यक्ति का एक नेचर होता है, जैसे गाय काली हो या गोरी हो उसका नेचर तो दूध देना है, उसी प्रकार व्यक्ति कैसा भी हो उसका नेचर अलग अलग हो सकता है ना। तो टैली में भी क्या होता है, कुछ वाउचर्स के अलग अलग नेचर होते हैं। जैसे परचेज वाउचर क्या करता है, हमारे कंपनी का जो स्टॉक है उसको बढ़ा देता है। सेल वाउचर क्या करता है, हमारे कंपनी के स्टॉक को घटा देता है ना, और कैश में इंक्रीजमेंट कर देता है। और पेमेंट वाउचर क्या करता है, कंपनी का कैश घटा देता है। हाँ, और रिसीव्ड वाउचर क्या करता है, कंपनी का कैश बढ़ा देता है। तो हर वाउचर का अलग अलग नेचर है ना। तो आपको क्या लगता है पॉइंट ऑफ सेल वाउचर किस नेचर का वाउचर है? तो आप कहेंगे सर ये तो बिल्कुल सेल जैसा है। तो यहाँ से आप जो लिस्ट ऑफ वाउचर है वो किसका सिलेक्ट कर लेंगे, सेल का सिलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि पॉइंट ऑफ सेल भी करेंगे तो बिल्कुल सेल जैसा ही तो होगा ना, इसमें भी स्टॉक जाएगा और पैसा आएगा। वो अलग बात है कि दो या दो से अधिक तरीके से पैसा प्राप्त होगा, लेकिन नेचर तो सेल जैसा ही है। लेकिन अगर मान लीजिए आपने यहाँ परचेज कर लिया होता ना, तो जब भी आप पॉइंट ऑफ सेल वाउचर भरते तो एक्चुअल में हमेशा याद रखिएगा कि आपका स्टॉक हमेशा बढ़ेगा। ये गलत हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट ऑफ सेल जब भी आप यूज करेंगे तो आपका स्टॉक घटना चाहिए, क्योंकि आप बेच रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या लेने वाले हैं, टाइप ऑफ वाउचर सेल लेने वाले हैं, ठीक है। तो ये एब्रॉर्शन जो लिख रहा है मतलब एब्रीविएशन इसको बोलते हैं। जो एब्रीविएशन इसका उपनाम है कि अगर आपको किसी और नाम से जानना है या उसका विस्तृत नाम अगर कुछ हो तो आप लिख सकते हैं एब्रीविएशन में, उसका शॉर्टकट लिखा हुआ है ABBR एब्रीविएशन। अब यहाँ पर आता है मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग। अब वाउचर की नंबरिंग आप कैसे करना चाहते हैं भाई, आप वाउचर जब भरते हैं तो वहां पर वाउचर नंबर भी तो आता है ना, 1 2 3 4 ऐसे करके आता है। तो मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग को हम ऑटोमेटिक लेंगे, मैनुअल लेंगे। ऑटोमेटिक मैनुअल मैंने समझते हैं ना, मैनुअल मैंने हम मैनुअली डालेंगे, ऑटोमेटिक मैंने टैली अपने आप ही ले लेगा, वाउचर नंबर 1 के बाद 2 ले लेगा, 3 ले लेगा, ऐसे अपने आप ले लेगा। नन का मतलब क्या है कि कोई भी वाउचर नंबरिंग नहीं होगी। मल्टी यूज ऑटो क्या है, मल्टी यूजर ऑटो का मतलब ये होता है कि अगर हमारी कंपनी में 4 या 5 सिस्टम लगाए गए हैं वाउचर काटने के लिए, मॉल में आपने देखा होगा 3 या 4 जगह बिलिंग होती है। तो अगर आपने बिल नंबर 38 काट दिया है तो बिल नंबर 38 अब हम नहीं काट सकते हैं, वो अपने आप अगला वाउचर नंबर क्या होगा, आ जाएगा। तो हमें यहाँ पर मल्टी यूजर भी यूज नहीं करना है, नन रखना नहीं है। तो यहाँ पर हम ऑटोमेटिक रखते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि जब पहला वाउचर कटे तो अपने आप दूसरा नंबर का वाउचर आ जाए। अब कह रहा है यूज एडवांस कॉन्फ़िगरेशन, इसको नो रखते हैं, एडवांस कॉन्फ़िगरेशन की भी जरूरत नहीं है। अब यहाँ कह रहा है यूज इफेक्टिव डेट ऑफ वाउचर, मतलब वाउचर का जो डेट है उससे कोई स्टॉक पे प्रभाव पड़ना चाहिए या नहीं, तो इसको हम नो रखते हैं। अब इसके बाद कह रहा है मेक ऑप्शनल एज डिफॉल्ट, ऑप्शनल की कोई जरूरत यहाँ पर नहीं, इसको भी नो रखिए। और कॉमन नरेशन, कॉमन नरेशन क्या होता है, क्या आप नरेशन लिखना चाहते हैं भाई, वाउचर के नीचे तो नरेशन लिखने की जगह आती है ना। तो देखिए बाय डिफॉल्ट यहाँ पर यस है। एक्चुअल में जानते हैं जो सेटिंग है ना बाय डिफॉल्ट सेट रहती है, वैसे मैं आपको थोड़ा थोड़ा समझा देता हूँ। यूज कॉमन नरेशन जो होता है इसका हम प्रयोग कब करते हैं, जब हमें नरेशन लिखना होता है, तो इसको हम यस कर देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास नरेशन लिखने की जगह होनी चाहिए। अब बात आती है कि नरेशन फॉर ईच एंट्री। अब ये कह रहा है
अगर देखिए यहाँ पर यस आपने कर दिया तो क्या होगा कि हर वाउचर में आपको नरेशन लिखना पड़ेगा। जब तक नरेशन नहीं लिखेंगे तब तक वाउचर एक्सेप्ट नहीं होगा। इसने तो कॉलम दे दिया नरेशन लिखने के लिए, लेकिन ये क्या कह रहा है, नरेशन फॉर ईच एंट्री, यानी हर एंट्री में आपको नरेशन लिखना अनिवार्य हो जाएगा। तो क्या आप ऐसा चाहते हैं? यदि चाहते हैं तो यस करिए, नहीं तो नो। हम यहाँ पर चाहते हैं कि हमारे पास नरेशन का कॉलम तो हो, लेकिन बिना नरेशन लिखे भी हमारा वाउचर एक्सेप्ट हो जाना चाहिए। तो इसलिए हम इस ऑप्शन को नो रखते हैं। मतलब देखिए हमने नरेशन का ऑप्शन यस रखा है, यानी नरेशन का डब्बा आएगा, लेकिन हर एंट्री में नरेशन लिखना जरूरी है, इसको हमने नो रखा है। ठीक है, अब कह रहा है इनेबल डिफॉल्ट अकाउंटिंग एंट्रीज। क्या आप अकाउंटिंग एंट्रीज करना चाहते हैं इसमें? हम तो इन्वेंट्री के लिए यूज कर रहे हैं ना, तो अकाउंटिंग से इसका कोई लेना देना है नहीं, तो इसको हम नो रखेंगे। अब जब इसको नो रखेंगे तो इसमें कुछ सेटिंग करने की जरूरत है ही नहीं। जब तक इसको यस नहीं करेंगे तब तक सेट अल्टर वगैरह सेट होगा नहीं। अब यहाँ पर हम चले आए कहां पर, प्रिंटिंग में। अब प्रिंटिंग में क्या दे रहा है, देखिए कह रहा है प्रिंट आफ्टर सेविंग वाउचर। मतलब ये कह रहा है, अब देखिए प्रिंटिंग की सेटिंग है, वाउचर बन रहा है, वाउचर तो बन गया यहाँ पर देखिए। अब प्रिंटिंग की बात कर रहा है, तो प्रिंटिंग की बात कर रहा है, तो ये क्या कह रहा है आपसे कि प्रिंट आफ्टर सेविंग वाउचर, यानी आप क्या चाहते हैं कि जैसे ही आपका वाउचर सेव हो, यानी जब आप एक्सेप्ट करते हैं तो अपने आप प्रिंट निकल जाए। हाँ, तो अगर आप चाहते हैं तो इसको यस करेंगे, और यदि आप चाहते हैं कि ऐसा ना हो तो इसको नो रखना है। तो फिलहाल हम इसको चाहते हैं कि यस रहे, ताकि आप प्रिंट करके देखें। अब इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब ये हो गया कि जब भी हम अपना पॉस वाउचर कंप्लीटली भर लेंगे तो अपने आप उसका प्रिंट एक निकल जाएगा। ठीक है ना, ऐसा मॉल वगैरह में भी सुविधा रखा जाता है, क्योंकि देखिए होता क्या है कि बार बार अल्ट की दबाने से टाइम जाता है, फिर आप उस वाउचर तक जाइएगा, अल्ट की दबाइएगा, खोलिएगा। अब एक होता क्या है कि हमने वाउचर भरा, अपने आप एक प्रिंट निकल जाना चाहिए। ठीक है, तो इस ऑप्शन को हम यस रखते हैं कि प्रिंट आफ्टर सेविंग वाउचर हमारा क्या रहेगा, यस रहेगा। ठीक है, अब इसके बाद आता है यूज फॉर पोस्ट इनवॉइसिंग। क्या आ रहा है, यूज फॉर पोस्ट इनवॉइसिंग, मतलब क्या आप पोस्ट इनवॉइसिंग यूज करना चाहते हैं, इसको हम देखिए यस कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपको कह रहा है कि मैसेज दीजिए कि आप जो भी पोस्ट इनवॉइसिंग होगी, इनवॉइसिंग समझते हैं ना, जो बिल निकलेगा उसमें क्या मैसेज बाय डिफॉल्ट प्रिंट होकर के आएगा। तो चलिए हम यहाँ पर डाल देते हैं। आपने देखा होगा कहीं कहीं लिखा होगा, मूवी देखने आप गए होंगे तो लिखा रहता है थैंक यू फॉर विजिट पीवीआर वगैरह, या मॉल में भी जाएंगे तो वहां लिखा होता है मॉल का नाम। मैं यहाँ पर फिलहाल में लिख देता हूँ थैंक यू फॉर विजिट प्रिया कंप्यूटर। ठीक है, यानी आपका प्रिया कंप्यूटर में आने के लिए धन्यवाद। ठीक है, अब यहाँ पर कह रहा है प्रिंट मैसेज टू, क्या अगर आप दूसरा मैसेज भी प्रिंट करना चाहते हैं तो आप लिख दीजिए। तो हम चलिए लिख देते हैं हैव अ नाइस डे, यानी आपका दिन शुभ हो। ठीक है, अब ये सब हम मैनर एडिकेट्स के तहत लिखते हैं, मतलब आप लिखिए जो भी आपको मैटर है वो लिखिए, जरूरी नहीं कि मैं जो लिख रहा हूँ वही आप लिखिए। अब डिफॉल्ट प्रिंट टाइटल, अब ये कह रहा है कि डिफॉल्ट प्रिंट टाइटल में आप क्या चीज प्रिंट कराना चाहते हैं। तो डिफॉल्ट प्रिंट टाइटल में मान लीजिए चाहते हैं जो भी चाहते हैं प्रिंट कराना वो हम लिख सकते हैं, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है। डिफॉल्ट प्रिंट टाइटल वही होगा जो ऊपर मैसेज में आपका शो करेगा बिल में, याद रखिएगा। तो हम यहाँ पर फिलहाल में क्या लिख देते हैं, पॉइंट ऑफ सेल। ठीक है, पॉइंट ऑफ सेल ऊपर लिख करके आएगा डिफॉल्ट प्रिंट टाइटल में। ठीक है, अब इसके बाद क्या आता है, देखिए सेट अल्टर डिक्लेरेशन। अब डिक्लेरेशन क्या होता है, अब बताइए डिक्लेरेशन क्या होता है। तो सीधी सीधी बात है कि जब आप बिल यूज करते होंगे या कोई बिल आपको मैनुअली मिलता होगा तो नीचे आपने देखा होगा नोट में बहुत सारी चीजें लिखी रहती हैं कि आपने जो भी माल परचेज किया है उसको इतने दिनों में आप रिटर्न कर सकते हैं। फ्लिपकार्ट वगैरह भी लिख करके देता है ना डिक्लेरेशन, या बिका हुआ माल वापस नहीं होगा, या इसको 24 घंटे के अंदर ही आपको रिप्लेस करना पड़ेगा। तो ये सारी जो चीजें हैं वो सब डिक्लेरेशन में आप लिख सकते हैं अगर आप लिखना चाहें तो। देखिए अगर हम लिखना चाहेंगे ना तो यस जैसे ही करेंगे तो हमें एक डब्बा मिलेगा, और इस डब्बे में हम जो भी डिक्लेरेशन अपना लिखना चाहते हैं वो टॉपिक वाइज जैसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि डिक्लेरेशन हम ना लिखें, तो इसको हम फिलहाल में क्या करने वाले हैं, नो। हम चाहते हैं कि डिक्लेरेशन हमारा प्रिंट में ना आए। ठीक है, अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं नेम ऑफ क्लास। अब नेम ऑफ क्लास क्या है, प्रिंटिंग आप समझ चुके हैं, अब नेम ऑफ क्लास क्या है। जिस क्लास का ये वाउचर होगा, तो हमारा पॉस क्लास का वाउचर है ना, तो हम इसको पीओएस यहाँ पर लिख देंगे। क्या लिख देंगे, पीओएस, पॉस पॉइंट ऑफ सेल, और इंटर जैसे ही करेंगे तो आप देखेंगे फेज 2 में आप चले आएंगे यहाँ पर, यानी अब यहाँ पर पेमेंट की सेटिंग आपको करनी पड़ेगी। अब बात आपको बिल्कुल बताई जा रही है कि आपने भी वाउचर बना लिया है, अब पेमेंट की सेटिंग आपको करनी पड़ेगी। वाउचर की सेटिंग आपने कर ली है, प्रिंट की सेटिंग आपने कर ली है, अब पेमेंट की सेटिंग आपको करनी पड़ेगी। तब यहाँ से आपसे क्या क्या पूछ रहा है वो चीज को पहले ध्यान से समझ लीजिए। पहले पूछ रहा है कि क्या आप पोस्ट इनवॉइसिंग में गिफ्ट वाउचर यूज करना चाहते हैं। मान लीजिए कि हमारी कंपनी में गिफ्ट वाउचर की कोई सुविधा नहीं है, तो हम इस फैसिलिटीज को यहाँ से नो करके बंद कर देंगे। ठीक है, तो अब आपकी जो भी पोस्ट इनवॉइसिंग होंगे उसमें गिफ्ट वाउचर का विकल्प आएगा ही नहीं, यानी अब आप समझ चुके हैं कि यहाँ से हम इनेबल डिसेबल कर सकते हैं ये जो सर्विसेज आपको दिख रही हैं। अभी मैंने आपको समझाया था क्वेश्चन में कि गिफ्ट वाउचर क्या होता है, क्रेडिट और डेबिट कार्ड क्या होता है, चेक और डीडी क्या होता है, और कैश क्या होता है। ठीक है,
तो हम चाहते हैं, अभी हमारे जो सवाल थे, जो मोहित को हमने माल बेचा था उसमें कैश, डेबिट कार्ड, चेक और गिफ्ट वाउचर से सारी चीजों से हमें पेमेंट मिल रही थी, इसलिए हम यहाँ पर इसको यस रखेंगे। और जैसे आप यस करेंगे तो ये आपसे क्या पूछने लगेगा, अब लेजर बताइए। तो अभी हमने लेजर बनाया था ना गिफ्ट वाउचर का, अगर आपके पास लेजर नहीं होता तो आप अल्ट सी दबा करके सेकेंडरी लेजर यहाँ से क्रिएट कर सकते थे। यहाँ पर देखिए सेकेंडरी विंडोज खुल के आ रहा है, ठीक है। तो चूंकि हमारे पास लेजर पहले से बना हुआ है तो हम यहाँ से डायरेक्ट गिफ्ट वाउचर ले लेंगे, ठीक है। अब डेबिट और क्रेडिट कार्ड से पेमेंट चाहते हैं कि नहीं, तो हमने यस रखा है और इसका अंदर क्या होगा, बैंक होगा। तो फिर डेबिट और क्रेडिट कार्ड किससे रिलेटेड है, बैंक से रिलेटेड है। चेक और डीडी से पेमेंट चाहते हैं कि नहीं, तो इसका भी अंदर क्या रहेगा, बैंक रहेगा। और कैश का अंदर भी हम क्या लेने वाले हैं, कैश लेने वाले हैं। तो ये चीज आपने समझ लिया कि इनेबल डिसेबल करने का मतलब हो गया कि ये सर्विसेज वाउचर में रहेंगी, और लेजर का मतलब हो गया कि उस लेजर पर उसकी पोस्टिंग कर दी जाएगी। अब यहां पर आ रहा है डिफॉल्ट अकाउंटिंग एलोकेशन फॉर ऑल आइटम इन इनवॉइसिंग, ठीक है। अब यहां पर हमें क्या करना होगा, लेजर लेना पड़ेगा कि आप किस लेजर के लिए इसको यूज कर रहे हैं। तो ये चूंकि सेल के लिए यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर हम सेल अकाउंट लेंगे। अब देखिए यहाँ पर परसेंटेज क्या होता है, इस चीज को भी मैं आपको क्लियरली समझा दे रहा हूं, ध्यान से समझिए। परसेंटेज में ये होता है कि कहीं कहीं आप जब माल क्रय करने जाते हैं तो दुकानदार आपको कहता है कि हमारे यहाँ का नियम यह है कि आप जो भी माल क्रय करेंगे उसका 30% अमाउंट आपको कैश पे करना पड़ेगा, और बाकी जो पैसा आपका बच गया 70% उसको आप जैसे चाहेंगे वैसे पेमेंट कर सकते हैं। कहीं कहीं का ऐसा नियम हो सकता है, कहीं कहीं का ऐसा नियम हो सकता है कि आपको हमारे 50% अमाउंट कैश देना पड़ेगा, बाकी पैसा आप जैसे चाहेंगे वैसे पे करना पड़ेगा। तो इस जितने चीजों के लिए, यानी जितने परसेंट के लिए आप पॉस लगाना चाहेंगे, जैसे अभी आपको मैंने उदाहरण दिया कि 30% आपको कैश देना है, बाकी आप जैसे चाहें वैसे दे दें, तो यहाँ पर हम 70% के लिए पोस्ट इनवॉइसिंग लगाएंगे। समझ रहे हैं बात को, 70% के लिए क्यों लगाएंगे, क्योंकि 70% अमाउंट हम डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे, 30% आपको कैश इन हैंड देना पड़ेगा। ये सिस्टम से ही हम इसको लगा देते हैं। लेकिन हमारे कंडीशन में ऐसा कुछ नहीं है, हमको तो पैसे से मतलब है, तो हमने क्या किया भाई, किसी भी मेथड से पैसा दे दो बस हम ले लेंगे। तो यहाँ पर 100% के लिए सेल इनवॉइसिंग लगा रहे हैं। ये बात याद रखिएगा कि हम यहाँ पर 100% के लिए सेल इनवॉइसिंग लगा रहे हैं कि 100% जो यानी पूरा का पूरा अमाउंट आप जैसे चाहते हो वैसे पे कर सकते हो, ठीक है। ओवरराइडिंग को नो रखना है, बाकी चीजें जैसी हैं वैसे छोड़ दीजिए। ये एडिशनल एंट्रीज के लिए है कि अगर आप कोई टैक्स वगैरह भी कैलकुलेट करना चाहते हैं, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस लगाना चाहते हैं, डिलीवरी चार्जेस लगाना चाहते हैं, तो वो चीज आप यहाँ से इंक्लूड कर सकते हैं, और उसके बाद आप इसको एक्सेप्ट करके इंटर कर लीजिए, ठीक है। और जैसे आप एक्सेप्ट कर लीजिए, आप देखिए कि आपके डिस्प्ले में एक पॉइंट ऑफ सेल वाउचर नाम का एक वाउचर बढ़ गया होगा, सी में दिखाई देगा ना, ये देखिए यहाँ पर आ गया है ना पॉइंट ऑफ सेल, यहाँ पर है ना पॉइंट ऑफ सेल, यानी आपने जो भी बनाया वो वाउचर यहाँ पर क्रिएट हो चुका है, पहले नहीं था अब आ गया। तो वाउचर हमारे क्रिएट हो चुके हैं, तो क्लियर हो चुका है। अब हम वाउचर बना चुके हैं, अब हमें क्या करनी पड़ेगी, एंट्री करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम एंट्री कैसे करेंगे उस चीज को हम देख लेते हैं। अकाउंटिंग वाउचर में जब हम जाएंगे तो एक चीज यहाँ पर ये समझिए कि F4 F5 वगैरह कमांड तो आप जानते ही होंगे कैसे खुलता है ये, लेकिन पॉइंट ऑफ सेल के लिए तो कोई कमांड आपको बताया नहीं गया है। तो पॉइंट ऑफ सेल वाउचर कैसे खुलेगा, अभी आपको याद होगा कि जब आप वाउचर टाइप लिए थे, उसका जो नेचर टाइप लिए थे वो क्या लिए थे, सेल लिए थे, सेल लिए थे ना। तो सेल जब आप लिए थे तो कंफर्म है कि सेल वाउचर के जरिए ये खुलेगा। तो जैसे ही आप कीबोर्ड से F8 दबाते हैं, F8 के लिए ही तो सेल वाउचर है ना, F8 कब दबाते हैं, जब हमें सेल वाउचर खोलना होता है। लेकिन अब आप जब F8 दबाएंगे तो आप देखिए क्या आता है स्क्रीन पे। अब स्क्रीन पे आ रहा है कि आप सेल खोलना चाहते हो कि पॉइंट ऑफ सेल खोलना चाहते हो। अब दोनों बात आ गई। मान लीजिए कि आप यहाँ से सेल चयन करते हैं तो बिल्कुल आपका सेल वाउचर जो पहले वाला था वैसे आ जाएगा, यानी आप ऊपर से यहाँ से कैश लीजिए, बैंक लीजिए, जो भी लीजिए उस तरह से आप पैसा लेकर के आप अपना माल सेल कर सकते हैं। लेकिन हमें इस कंडीशन में F8 दबा करके क्या लेना पड़ेगा, पॉइंट ऑफ सेल। ऐसा हम तब करेंगे जब हमें माल 2 या 2 से अधिक विधियों द्वारा पेमेंट लेकर के बेचनी हो। अगर सिंगल विधि होगी तो आप यहाँ से सेल यूज करिएगा, अगर मल्टीपल विधि होगी तो आप यहाँ से पॉइंट ऑफ सेल यूज कीजिएगा। पॉइंट ऑफ सेल करने के बाद ये आपसे क्लास पूछ रहा है, आपने क्लास लिखा था ना नेम ऑफ क्लास POS पॉस, तो यहाँ से हम पॉस ले लेंगे, ठीक है। देखिए जब आप पॉस लेते हैं तो नीचे आपके विकल्प में आ जाते हैं गिफ्ट वाउचर, क्रेडिट डेबिट कार्ड, चेक और कैश, सब आ रहा है ना। अगर ये नहीं आएगा तो आप कंट्रोल P दबा करके पेमेंट मोड को बंद भी कर सकते हैं और ऑन भी कर सकते हैं। अगर आपने पेमेंट मोड को बंद कर दिया है तो सिर्फ कैश इन हैंड ही आपका माल बिकेगा, लेकिन अगर आपने कंट्रोल P दबा करके पेमेंट मोड ऑन कर लिया है तो आप इन सभी विधियों का प्रयोग करके अपने माल को बेच सकते हैं। जब आप वाउचर बना रहे थे और अगर आपने गिफ्ट वाउचर को डिसेबल रखा होता तो आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पर यह ऑप्शन दिखाई नहीं देता। तो कुल मिलाकर के जैसा आपने वाउचर बनाया था, देखिए वाउचर क्लास पॉस यहाँ दिख रहा है, पॉइंट ऑफ सेल रेड वाली पट्टी पे मैंने बताया था ना वाउचर नेम वहां दिख रहा है, वाउचर नंबरिंग 1 आ ही रही है, यानी सारी चीजें बिल्कुल सही है। नरेशन का यहाँ पे देखिए नीचे पट्टी आ रहा है, यानी हमने जो जो सेटिंग की थी वो सारी चीजें यहाँ पर अवेलेबल हैं। अब बात आती है कि हमारे जो क्वेश्चन थे, अब उस क्वेश्चन को हम कर लेते हैं। तो क्वेश्चन में क्या था कि मोहित को हमने एक लैपटॉप बेचा है, तो पार्टी नेम में हम क्या लेते हैं, जब स्पेस दबाएंगे तो यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है, गिफ्ट वाउचर।
गिफ्ट वाउचर से मतलब हमारा है नहीं, मोहित का हमारे पास कोई लेजर नहीं है, क्योंकि मोहित से हमारी उधारी लेन देन नहीं चलती है। अगर उधार लेन देन मोहित से चलता तो मोहित का हम लेजर बनाते, लेकिन उधार लेन देन मोहित से तो चलता नहीं है, तो हमने क्या किया, सिंपल सा यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल रखा, क्योंकि हमारे पास कोई लेजर नहीं है। लेकिन यहाँ पर बायर का नाम आप लिख सकते हैं, जैसे मोहित का नाम हम यहाँ पर लिख सकते हैं, मोहित कुमार मान लीजिए, ठीक है। तो मोहित कुमार हम यहाँ लिखेंगे तो इससे क्या फायदा होगा, इससे ये फायदा होगा कि बिलिंग में मोहित कुमार प्रिंट होकर आएगा। इसका लेजर हमारे पास नहीं रहेगा, लेकिन बिल में मोहित कुमार आएगा, तो कस्टमर का नाम आ जाएगा ना। आपने देखा होगा मॉल वगैरह वाले भी अगर बिल बनाते हैं तो नाम पूछ लेते हैं कि सर किस नाम से बिल बनेगा। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि देखिए वो आपका लेजर नहीं बनाते हैं, वो क्या करते हैं ना कि डायरेक्ट बायर ने में आपका नाम डाल देते हैं। कितना लेजर बनाएंगे, लेजर बनाने का मतलब हो गया कि आपसे लेन देन हमारी उधार चलती होगी, ठीक है, तब ना आपका खतौनी खोला जाएगा। लेकिन यहाँ पर बायर ने में मोहित लिख देते हैं, क्योंकि हमें लेजर से मतलब नहीं है, हमें सिर्फ वाउचर में प्रिंट कराना है मोहित का नाम। और एड्रेस जहां का ये लड़का है तो ये सासाराम का है मान लेते हैं, और इंटर करते हुए अगर इसका सेल्स टैक्स नंबर वगैरह भी होगा तो डालेंगे, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है, आप इंटर करके आगे बढ़ जाइए, ठीक है। अब ये कह रहा है नेम ऑफ आइटम, नेम ऑफ आइटम में हमारा कौन सा आइटम है जो सेल कर रहे हैं, तो लैपटॉप डेल का D9 है। अब देखिए ये अपने आप क्वांटिटी 1 पीस आ गया, ठीक है ना, 1 नॉस आ गया। आपको ये सेटिंग हम सिखाएंगे आपको कि क्वांटिटी 1 नॉस को कैसे चेंज करेंगे, रेट कैसे चेंज करेंगे। एक एक्सेप्शनल इसमें प्रॉब्लम होती है, वो मैं आपको भी बताऊंगा, पहले इस वाउचर को भर लेते हैं। तो क्वांटिटी हम 1 पीस कर लिए यहाँ पर, और रेट हमारा कितना है, 50,000 रुपए का हम माल बेच रहे थे ना, हमारे जो क्वेश्चन थे, तो 50,000 रुपए आप रेट में लिख लीजिए। और इसके बाद हमें कुछ बेचना तो है नहीं, तो हम सीधे पेमेंट में चले आते हैं नीचे। गिफ्ट वाउचर से हम कितना पेमेंट दे रहे हैं, तो आपको क्वेश्चन में याद होगा 1,000 रुपए हमने दिया है, ठीक है। तो गिफ्ट वाउचर में हम 1,000 रुपए जैसे ही लिखेंगे तो ये जो पेमेंट है डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड में, देखिए वो 49,000 हो गया। यानी अब ये कह रहा है कि आपको अभी 49,000 रुपए और पेमेंट करना है। तो डेबिट और क्रेडिट कार्ड से हम कितना पेमेंट कर रहे हैं, अभी आपको बताया गया था क्वेश्चन में ना कि 15,000 रुपए डेबिट और क्रेडिट कार्ड से पेमेंट हो रहा है। लेकिन सिर्फ इतना लिख देने से काम नहीं चलेगा, आपको कार्ड नंबर भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि किस कार्ड से आपने पेमेंट किया है, और कस्टमर को भी बताना पड़ेगा कि आपने इस कार्ड से हमें पेमेंट किया है। आपने एटीएम वगैरह में भी देखा होगा, जो रिसीविंग निकलती है उसमें एक्स एक्स ऐसे बना हुआ रहता है, आगे 4-4 के रेशियो बना रहता है ना, वो एक्स 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 करके बना रहता है, और अंत में 3 या 4 डिजिट जो होती है शो करा दी जाती है, जिससे आप कार्ड नंबर अपना मिलान कर सकते हैं। तो यहाँ पर चूंकि कार्ड नंबर जो भी होता है वो मैं यहाँ डाल देता हूं, ऐसे ही मैंने डाल दिया है कुछ भी, ठीक है। तो कार्ड नंबर हमारा कितने डिजिट का हो जाता है, जितने डिजिट का हमारा कार्ड नंबर होगा उतने डिजिट का हम डाल देंगे। तो एक्चुअल में कार्ड नंबर जो होता है 16 डिजिट का होता है, तो हम यहाँ पर 16 डिजिट डाल देते हैं, कोई भी 1 2 3 4 9 10 11 12 13 14 15 16, हम कोई भी 16 डिजिट डाल दिए हैं। आपको फर्जी नहीं डालना है, आप जिस कार्ड से पेमेंट ले रहे हैं उस कार्ड का नंबर यहाँ पर आप डाल दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आ रहा है चेक से कितना पैसा आप ले रहे हैं, तो चेक से हम कितना पैसा ले रहे हैं, 14,000, तो 14,000 हमने यहाँ लिख दिया। अब चेक किसी बैंक का होगा ना, तो उस बैंक का नाम भी आपको लिखना पड़ेगा। मान लीजिए कि हमारा जो चेक है पंजाब नेशनल बैंक का है, हम यहाँ पर लिख रहे हैं पंजाब नेशनल बैंक, ठीक है। अब इसके बाद ये आपसे पूछ रहा है चेक नंबर, भाई चेक आपने लिया है तो चेक का नंबर भी तो होगा कुछ भी, तो चेक नंबर हम कुछ भी डाल देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद कह रहा है कैश कितना ले रहे हैं, तो कैश अब हमें 20,000 मिलेगा। एक बात याद रखिएगा कि कैश जितना होता है उतना ही कैश स्टैंडर्ड हमें लिखना होता है। तो कैश हमारा कितना है 20,000, तो कैश स्टैंडर्ड भी कितना होगा 20,000 होगा। अब बैलेंस कुछ भी नहीं बचा, और नरेशन हमें लिखना है नहीं, अगर नरेशन लिखना हो तो आप लिखिए, और उसके बाद आप इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। जैसे ही आप एक्सेप्ट करेंगे आप देखेंगे कि ऑटोमेटिक ये प्रिंट निकल जाता है, और प्रिंट के लिए जैसे आप यस करेंगे तो आपके प्रिंटर से प्रिंट निकल जाएगा। आपको मैं प्रीव्यू दिखा दे रहा हूं, अल्ट Z करके इसको जूम किया जा सकता है, ठीक है। तो अब आप देखिए वाउचर कैसा निकल रहा है, बिल्कुल वैसा ही है ना जैसे आपको बिलिंग में मिलती है। देखिए ऊपर कंपनी का नाम लिखा हुआ है, प्रिया कंप्यूटर सेल एंड सर्विस, मेन रोड आलमपुर बाजार, ठीक है। पॉइंट ऑफ सेल जो डिफॉल्ट प्रिंटिंग वाला था, वो आप वहां पर जो मैसेज लिखेंगे वही मैसेज यहाँ पर आएगी। बिल नंबर यहाँ 1 आ रहा है, डेट 1 अप्रैल 2021 आ रहा है, टाइम कितने बजे आपने ये वाउचर काटा है, ठीक है, किस व्यक्ति को आपने ये माल बेचा है। देखिए यहाँ पर आ गया ना नाम मोहित का, और इसका एड्रेस सासाराम, ये सब आ गया। इसका मोबाइल नंबर भी आप यहाँ पर MOB लिख करके लिख सकते थे। तो इससे क्या होगा, कस्टमर को लगेगा कि मेरे नाम पर ये बिलिंग की गई है, जबकि हमारे यहाँ उसका लेजर नहीं है। डिस्क्रिप्शन में सारी चीजें आ गई हैं, सीरियल नंबर 1 लैपटॉप डेल D9 है, क्वांटिटी 1 पीस है, और रेट हमारा 50,000 रुपए का था। अब पेमेंट देखिए यहाँ पर नीचे अलग अलग दिया गया है। गिफ्ट वाउचर से कितना दिया गया 1,000 रुपए, डेबिट क्रेडिट कार्ड से कितना लिया गया 14,000 रुपए। देखिए जैसा कि मैंने बताया था ना कि XX बन करके आता है, और अंत में देखिए 4 डिजिट आ रहा है कार्ड नंबर का। अब इससे कोई भी व्यक्ति अपने कार्ड नंबर का ऐलान कर सकता है कि हमने किस कार्ड से पेमेंट किया है। चेक नंबर भी देखिए यहाँ आ रहा है 856585 पंजाब नेशनल बैंक का, 15,000 रुपए पेमेंट किया गया है, और कैश से 20,000 रुपए हमें पेमेंट किया गया है। और नीचे अगर आप देखें तो यहाँ आ रहा है थैंक यू फॉर विजिट प्रिया कंप्यूटर, हैव अ नाइस डे। तो ये जो चीजें हैं आपने यहाँ पर क्या किया, मेंशन कर दिया, और इस तरह से आपने अपनी बिलिंग कंप्लीट कर ली है। अब एक बात ये आती है कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति ऐसा हो जिसने हमें
हमसे माल खरीदा, मान लीजिए कि हमने एक लैपटॉप और बेचा, चलिए हम आपको फिर बताते हैं, एक लैपटॉप और बेचा हमने, ठीक है, ठीक है, फिर से हम एक लैपटॉप बेचते हैं, ठीक है, 50,000 रुपए में ही बेचते हैं, लेकिन गिफ्ट वाउचर से हम पेमेंट नहीं ले रहे हैं, तो यहाँ पर 0 रुपए लिख के आप आगे बढ़ जाइए, ठीक है। क्रेडिट कार्ड से हमें 25,000 रुपए मिल रहे हैं, तो यहाँ पे 25,000 हम लिख देंगे, कार्ड नंबर जो भी होगा हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद चेक से हमें पेमेंट नहीं मिल रहा, तो चेक में भी 0 रुपए लिख देंगे, और कैश जितना मिल रहा होगा, कैश लिखने के बाद, कैश स्टैंडर्ड लिखने के बाद उसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। यानी आपने ये समझ लिया कि हम चाहें तो कोई जरूरी नहीं कि चारों विधि अब यूज करेंगे, 2 विधियों से भी पेमेंट ले सकते हैं, 3 विधियों से भी ले सकते हैं, 4 विधियों से भी ले सकते हैं, अलग अलग विधियों से भी हम पेमेंट ले सकते हैं, क्योंकि हमारे पास सारे ऑप्शन रहेंगे, उसमें जिन ऑप्शनों का हम प्रयोग करेंगे यूज होगा, जिसका उपयोग नहीं करेंगे उसका उपयोग नहीं होगा। लेकिन अब मैं अब आपको ये बताऊं कि आखिर इसमें एक्सेप्शन अपवाद क्या है, कैसे क्या प्रॉब्लम आती है पॉइंट ऑफ सेल वाउचर में, वो देख लीजिए। अब आप जैसे देख लीजिए, जब आप माल यहाँ बेचते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लैपटॉप लिखा ना, तो आप देखेंगे अपने आप ये फील हो गया, एक पीस 50,000 रुपए, ये सारी चीजें देखिए। आप अगर यहाँ पे कर्सर नहीं जाएगी तो क्या करेंगे आप, जैसे क्वांटिटी में एक पीस आप यहाँ कर सकते हैं, रेट आप चेंज कर सकते हैं। इन दिस केस अगर यहाँ कर्सर न जाए तो आप क्या करेंगे, तो आपको F12 दबाना पड़ेगा, और यहाँ पर देखिए दिया हुआ है ना, सेटिंग दी हुई है, देखिए कह रहा है ना स्कीप क्वांटिटी फील्ड, इस ऑप्शन को हमेशा ध्यान दीजिएगा, स्कीप क्वांटिटी फील्ड ड्यूरिंग पोस्ट इनवॉइसिंग फास्टर एंट्री। यानी अगर आप चाहते हैं कि हम, अब जैसे फ्रिज कोई एक ही पीस बेचता है ना, बार बार कोई भी फ्रिज खरीदता है तो कितना खरीदेगा, एक ही पीस खरीदेगा अगर ग्राहक है तो हम बार बार चाहते हैं कि क्वांटिटी में हमारा कर्सर ना जाए, इसको हम यस कर लेंगे। इसको यस करने से क्या होता है कि जब भी आप एंट्री करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका कर्सर स्टॉक के बाद सीधे कहां चला जाएगा, रेट में, क्वांटिटी के पास आपका कर्सर जाएगा ही नहीं। तो ये एक प्रॉब्लम आती है। अगर आप चाहते हैं क्वांटिटी के पास हमारा कर्सर ना जाए तो आप इस चीज को F12 दबा करके इस चीज को यस कर लीजिएगा, और अगर आप चाहते हैं कि क्वांटिटी में कर्सर जाए इसको आप नो कर लीजिएगा, ठीक है। ये पूरी बात आप समझ चुके हैं। अब देखिए यहाँ पे क्वांटिटी में कर्सर जाएगा, हमारा जा रहा है ना। अगर आप इसी तरह से रेट की सेटिंग करना चाहते हैं, आपका हो सकता है कर्सर रेट पर ना जाए, तो क्या प्रॉब्लम होगी, क्या हम करें, तो यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन दिया हुआ है नीचे में, पढ़िए, अलाउ मॉडिफिकेशन ऑफ रेट फील्ड ड्यूरिंग पोस्ट इनवॉइसिंग। यानी आप रेट फील्ड को मॉडिफाई कर सकें, बदलाव कर सकें, उसमें कोई चेंजिंग कर सकें, जिसको भी हम अगर नो कर देंगे तो क्या होगा, आप देखिए इसमें क्या प्रॉब्लम आती है। जब आप डेल लैपटॉप ऐसे लेंगे ना, तो आप देखिए एक पीस के बाद सीधे नीचे आ जाएगा, ये रेट में आपका कर्सर नहीं जाएगा, यानी आप रेट को नहीं चेंज कर सकते हैं। तो इसमें क्या प्रॉब्लम होगी कि अगर आपको किसी को 1,000 रुपए कम में सामान बेचना है या 1,000 ज्यादा में बेचना है तो आप चेंज नहीं कर पाएंगे। तो उस स्थिति में आपको क्या करना चाहिए, अगर आप चाहते हैं चेंज हम कर सकें तो मॉडिफिकेशन वाली फील्ड को यस करना पड़ेगा। इसको भी F12 दबा करके आप कर सकते हैं। तो अभी क्या होगा, अब आपका ये जो कर्सर है वो क्वांटिटी फील्ड में भी जाएगा, रेट फील्ड में भी जाएगा। और अगर आप चाहते हैं 2 पीस, अगर आप चाहते हैं यहाँ पर बदलाव करना, 51,000 करना चाहते हैं, तो सारी चीजें अब इसमें एक्सेप्ट की जाएंगी, ठीक है। तो इसका मतलब आप समझ चुके हैं क्लियरली कि हम जब भी पोस्ट इनवॉइसिंग यूज करते हैं और अगर हमारा कर्सर क्वांटिटी फील्ड या रेट फील्ड में नहीं जाता है, तो उस दौरान हम क्या सेटिंग करेंगे, F12 दबा करके उसमें जो सेटिंग मैंने आपको बताई थी वो आप करेंगे। और अगर हम स्टॉक पे एक नजर डालें तो हमारा स्टॉक एक पीस यहाँ घट चुका है, आप देख लीजिए, ठीक है। और हमने 45,000 का माल परचेज किया था और 50,000 का हमने बेचा है, तो निश्चित तौर पर हमारी प्रॉफिट भी 5,000 शो होनी चाहिए, जो आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि हमारी जो ग्रॉस प्रॉफिट है 5,000 शो हो रही है, नेट प्रॉफिट भी 5,000 शो हो रही है, क्योंकि हमने अभी तक कोई एक्सपेंसेज नहीं किया है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के आपने पोस्ट इनवॉइसिंग समझ लिया, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट कीजिए, हमसे पूछिए, डायरेक्ट पूछिए, हम आपको बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे आपको एक नेक्स्ट वीडियो में, नए वीडियो में, ठीक है।